प्रिय विद्यार्थियों, हिंदोर्मी स्पर्श हिंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं उन सभी परीक्षार्थियों का अभिनंदन करता हूं जो किसी न किसी रूप में हिंदी विषय से जुड़ करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदोर्मी स्पर्श चैनल के माध्यम से आपको व्याकरण की नवीनतम जो वीडियो है, नवीनतम पाठ्यक्रम से युक्त सामग्री है, वो आपको सरलतम ढंग से प्राप्त होगी। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्रिया का जो शेष भाग है, रचना के आधार पर वह उसके अन्य जो भेद हैं उनका अध्ययन करेंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब करते हुए हिंदोर्मी स्पर्श चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा लाभ मिल सके। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, तीन भेद होते हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया और तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया। तो आज हम पहला जो इसका भेद है प्रेरणार्थक क्रिया, उसका अध्ययन करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जैसा इस क्रिया के नाम के साथ ही है, प्रेरणा। प्रेरणा का अर्थ क्या होता है? जिस क्रियापद के साथ या क्रिया रूप के साथ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या उसे कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ऐसे क्रिया रूपों में आना और वाना प्रत्यय हम लगाते हैं। इसमें मूल क्रिया में हम आना प्रत्यय लगाते हैं तो वो हमारी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है, और वाना प्रत्यय लगाते हैं तो वो हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए पढ़ना। पढ़ना में हमारा मूल क्रिया रूप है, मूल क्रिया पद है, और इसमें हमने आना प्रत्यय लगाया पढ़ाना, तो ये हमारी प्रथम प्रेरणार्थक हो जाती है। और वाना प्रत्यय लगाते हैं तो ये हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाती है। यानी प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद यहां हमने बताए, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब बात करते हैं कर्ता की। एक है इसमें प्रेरक कर्ता, यानी किसी कार्य को करने की प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता, और प्रेरित किसी कार्य को करने की प्रेरणा ग्रहण करने वाला प्रेरित कर्ता कहलाता है। यानी जो कार्य करने की प्रेरणा देता है वो हमारा प्रेरक कर्ता है, और जो कार्य करने की प्रेरणा ग्रहण करता है वो हमारा क्या है? प्रेरित कर्ता है। इस प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं, प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। यहां पर मैंने बताया आपको प्लस आना, यानी जमा आना या वाना। व्याकरण में आ और वा से आपका काम चला लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो मूल क्रिया है पढ़ना से हमने क्या रूप बनाया? पढ़ाना, लिखाना, सिखाना, और वाना प्रत्यय लगा करके हमने पढ़वाना, लिखवाना, सिखवाना या सिखलाना, दोनों रूप इस क्रिया के मानक हैं। उदाहरण देखिए प्रथम प्रेरणार्थक का, मां बच्चे को पढ़ाती है। यहां पर मां स्वयं कार्य नहीं कर रही, बच्चे को पढ़ने के लिए क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है, पढ़ाती है। दूसरा, मदारी बंदर को नचाता है। नाच कौन रहा है? बंदर। यहां मदारी जो है बंदर को नाचने के लिए क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। गवाला गाय को चराता है, गाय चर रही है, गवाला उस गाय को क्या कर रहा है? चरा रहा है। मोहन बच्चे को सुलाता है, सोने का कार्य कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। इस प्रकार से ये सारे आपके सहकर्मक क्रिया के रूप भी हैं और आपके प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के रूप भी हैं। अब दूसरा रूप देखिए, द्वितीय प्रेरणार्थक। यहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। और हम इसमें वाना प्रत्यय लगवाते हैं। जैसे यहां देखिए, मालिक नौकर से पानी मंगवाता है। अब मंगवाता, मालिक स्वयं पानी नहीं लाया, क्या किया उसने? नौकर को पानी लाने के लिए क्या किया? प्रेरित किया, यानी मंगवाया। अगला देखिए, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। यहां अध्यापक स्वयं नहीं पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? बच्चे पाठ पढ़ रहे हैं, अध्यापक उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और तीसरा उदाहरण, कोच खिलाड़ियों से दौड़ लगवाता है। जो हमारा शारीरिक शिक्षक है कोच, वो क्या करता है? खिलाड़ियों को दौड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और तीसरा है,
दादाजी पौत्र से सुलेख लिखवाते हैं। दादाजी स्वयं नहीं लिख रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, अपने पोते से सुलेख लिखवा रहे हैं ताकि उसकी लिखाई अच्छी हो जाए। तो यहाँ हमने प्रेरणार्थक क्रिया को अच्छी तरह से समझा है, जिसमें प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक और मूल क्रिया हमें तीनों अलग अलग समझ में अच्छी तरह से आ जानी चाहिए। अगला जो भेद है, भेद नंबर 2, संयुक्त क्रिया हम पढ़ेंगे। संयुक्त का अर्थ क्या होता है, जुड़ा हुआ या मिला हुआ। अक्सर हम जब बोलते हैं तो हम दो क्रिया ही एक साथ प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे घर कोई आता है तो हम कहते हैं वो आ गया, कोई जाता है तो हम क्या कहते हैं, चला गया। किसी को बैठने के लिए हम क्या कहते हैं, बैठ जाओ। हमने अपना पाठ पढ़ लिया, तो यहाँ पर बैठ जाओ, पढ़ लिया, आ गया, चला गया, ये सभी क्या है, संयुक्त क्रियाएं हैं। और जहां ऐसे क्रियापद वाक्य के अंतर्गत आते हैं, ये आपके क्या हैं, संयुक्त क्रिया रूप कहलाते हैं। अब जैसे यहां उदाहरण देखिए, उसने कबूतर को मार डाला या मार दिया, मार दिया। मोहन अचानक नींद में उठ बैठा, वह किसी कारण बीच में चला गया। तुम यहां आकर बैठ जाओ, बच्चा स्कूल जाने लगा। अब हम यहां देखते हैं, मार दिया, उठ बैठा, चला गया, बैठ जाओ, जाने लगा, ये सारे आपके क्या है, संयुक्त क्रिया रूप हैं। इनमें हमारी जो मूल क्रिया है वो क्या है, मार, उठ, चला, बैठ और जाने, ये जो क्रिया रूप है ये हमारी मूल क्रिया है। और इनके साथ जो लगे हैं, दिया, बैठा, गया, जाओ, लगा, ये संयुक्त क्रिया रूप हैं और ये इस क्रिया के अर्थ में वृद्धि करती हैं। और जो वृद्धि करती हैं मूल क्रिया के साथ लग करके, उन क्रियाओं को हम रंजक क्रियाएं कहते हैं। इस प्रकार इस संयुक्त क्रिया की क्या परिभाषा हुई, जहां एक वाक्य में एक से अधिक क्रियापद मिलकर के मूल क्रिया के साथ जो दूसरा क्रियापद उसके अर्थ में वृद्धि करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी मूल क्रिया में रंजक क्रिया मिल करके जहां वाक्य की क्रियापद में अर्थ में वृद्धि करती है, क्या कहलाती है, आपकी संयुक्त क्रिया कहला। अगला जो भेद है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसा इसके नाम से स्पष्ट होता है, पूर्वकालिक यानी पूर्व माने पहले काल, पहले समय में होने वाली क्रिया। किसके पूर्व काल में, मुख्य क्रिया के पहले घटित होने वाली जो क्रिया है वो आपकी क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। और इस क्रिया को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा धातु रूप है क्रिया का, यानी जो हमारी मूल धातु है, उसमें हम क्या लगाते हैं, कर प्रत्यय लगाते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पे, बच्चा पढ़कर सो गया, तो हमारे यहाँ पे जो मूल धातु वो क्या है, पढ़, और उसमें हमने क्या लगाया, कर प्रत्यय लगाया। ये कर क्रिया के रूप से अलग होकर के नहीं आएगा, इसी के साथ लिखा जाएगा। सो गया, मूल क्रिया क्या है, सोना। उस सोना से पहले बच्चे ने क्या किया, पढ़ा, और पढ़ करके सो गया। अगला वाक्य, खिलाड़ी खेलकर घर गए। घर जाना जो हमारी मूल क्रिया है, उससे पहले उन्होंने क्या किया, खेला, खेल कर घर गए, ये हमारी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। वह घर आकर काम करेगा, मूल क्रिया है काम करना, और घर आकर, आकर हमारी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। वह घर जाकर बताएगा, बताना है हमारी मूल क्रिया, और बताएगा कब, जाकर, यानी इससे पहले नहीं बताएगा। तो ऐसे जब कर प्रत्यय लगाते हैं तो ये हमारे क्रिया रूप क्या बन जाते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसी के आगे देखिए, तात्कालिक क्रिया, तत्काल, मूल क्रिया से पहले घटित होने वाली एक ऐसी क्रिया जिसे हम तात्कालिक क्रिया कहते हैं, तुरंत घटित होती है जो। इसमें हम धातु रूप के साथ ते प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और उसके बाद तुरंत क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। जैसे बच्चा पढ़ते ही सो गया, अब मूल क्रिया क्या है, सो, उससे पहले उसने क्या किया, पढ़ने का कार्य पूरा किया, तो पढ़ते ही सो गया। खिलाड़ी खेलते ही, खेल हमारी धातु और ते प्रत्यय, उसके साथ हमने ही का प्रयोग किया। वह घर आते ही काम करेगा, और वह घर जाते ही बताएगा। तो यहां पर
पढ़ते ही, खेलते ही, आते ही, जाते ही हमारे क्या है, तात्कालिक क्रिया रूप है। और मूल क्रिया हमारी क्या है, सो है, चले हैं, काम है और बताई गई हमारी क्या है, मूल क्रियाएं कहलाती हैं। क्रिया के दो अन्य भेद समापिका, असमापिका क्रिया और सहायक क्रिया पढ़ते हैं। समापिका, जैसा इस क्रिया के नाम में है, समापिका माने समाप्त करने वाली, वह क्रिया रूप जो सामान्य क्रिया की भांति वाक्य के अंत में लग करके उसको समाप्त करती है, वो क्या कहलाती है, आपकी समापिका क्रिया। जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, यहां बैठना जो क्रिया है ये आपकी क्या है, समापिका क्रिया है। बसंत में कोयल कूकेगी, ये आपकी समापिका क्रिया है। हिरण कुलाचे भरते हैं, ये आपकी क्या है, समापिका क्रिया है। चिड़िया चहक उठती है, चहक उठी, ये आपकी क्या है, समापिका क्रिया है। इसके आगे असमापिका क्रिया, समापिका, नकारात्मक रूप में, यानी जो वाक्य के अंत में न लग करके, वाक्य को समाप्त न करके कहीं और दूसरे प्रारंभ में या मध्य में प्रयोग की जाए, वो आपकी असमापिका क्रिया है। इसी वाक्य का उदाहरण देखिए यहाँ पे, उछल कूद करते हुए बंदर, यहां पर हमने बंदर को बैठा रखा था, लेकिन अब जो उछल कूद जो क्रिया है आपकी, ये हमने वाक्य के प्रारंभ में ले लिया। यहाँ पर उछल कूद करते हुए बंदर, ये जो क्रिया रूप है आपका यहां से लेकर के यहां तक, ये आपका क्या है, असमापिका क्रिया है। कूकती हुई कोयल, यहां पर वसंत में कोयल कूकी, वाक्य समाप्त हुआ, लेकिन हमने यहां पर कूकती हुई कोयल यानी क्रिया को प्रारंभ में ही रख लिया है। ऐसा जब क्रियापद आता है तो वो आपका क्या हो जाता है, असमापिका क्रिया कहलाती है। जंगल में कुलाचे भरते हुए हिरण, यहां पर हमने क्रिया को प्रारंभ में लेकर के वाक्य के बीच में ले लिया, यानी वाक्य के अंत में न आकर के वाक्य के आदि और मध्य में जो क्रिया रूप आते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, असमापिका क्रिया कहलाएंगे। पेड़ पर चहकती हुई चिड़िया, ये आपके क्या है, असमापिका और समापिका के उदाहरण हैं। फिर देखिए, जो क्रिया सामान्य क्रिया की भांति वाक्य को समाप्त करती है वो समापिका क्रिया, और जो वाक्य के अंत में न लग करके कहीं प्रारंभ में या उसके मध्य में वाक्य में प्रयुक्त होती है वो आपकी असमापिका क्रिया है। क्रिया का एक और रूप देखिए, सहायक क्रिया। सहायक यानी जो सहायता करती, क्या, वाक्य के अर्थ को विशेषता देने में, उसका अर्थ बोध कराने में। यह जो क्रिया है सहायक क्रिया, यह मूल क्रिया के साथ में ही प्रयोग की जाती है। जैसे वह पढ़ता है, इस वाक्य के अंदर ये हमारी मूल क्रिया है, और ये जो है ये हमारी क्या है, सहायक क्रिया है। वह पढ़ता था, मैंने एक ही वाक्य से ये तीनों बातें यहां सिखा दी आपको। यहां पर मूल अर्थ में विशेषता लाने के साथ साथ जो सहायक क्रिया है वो वाक्य के घटित होने के काल का भी हमें बोध करवाती है। जैसे पढ़ता है, ये हमारे वर्तमान काल की द्योतक है। पढ़ता था, ये हमारे भूतकाल की द्योतक है। था जो यहाँ पर है बीते हुए समय का बोध करवाता है, और पढ़ेगा ये हमें आने वाले समय का बोध करवा रहा है। तो इस प्रकार सहायक क्रिया मूल क्रिया के साथ मिलकर के उसके अर्थ में विशेषता लाने के साथ साथ उसके घटित होने के काल का भी हमें बोध करवाती है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इसमें जो हमने मुख्य पार्ट है इस पार्ट का, वो यहाँ पर इस कक्षा के अंदर लिया है भाग 2 में, और भाग 1 में जो क्रिया विशेष है वो समझाई थी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और जहां आपको कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल आपके जहन में है, आपके दिमाग में है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके और पूछ सकते हैं। इसी विश्वास के साथ एक नए विषय के साथ अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी।